रण क्षेत्र देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। रण क्षेत्र में 2024 की बिसात दिख चुकी है। रण क्षेत्र में इस वक्त जो सियासी बिसात है उसमें एक तरफ 39 पार्टियों का एनडीए है तो दूसरी तरफ नवनिर्मित 26 पार्टियों का वो विपक्षी गठबंधन है जिसे नाम दिया गया है इंडिया। यानी 2024 की लड़ाई इंडिया बनाम एनडीए होने वाली है। लेकिन इस लड़ाई से पहले ही कुछ दिलचस्प तस्वीरें सामने आ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हल्ला बोल रहे हैं, प्रहार कर रहे हैं इस गठबंधन पर। कह रहे हैं कि ये इंडिया जो गठबंधन बनाया गया है, नाम भले ही इंडिया हो लेकिन इंडिया की आत्मा नहीं है, क्योंकि ये भ्रष्टाचारियों का गठबंधन है, ये मिशन नहीं है, ये मजबूरी का गठबंधन है। दूसरी तरफ विपक्ष है जो साफ तौर पर ये कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है, क्योंकि अब इंडिया का विरोध करना भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलों भरा होने वाला है। इन सब के बीच जो परिस्थिति बनी उसमें एकजुटता और एकता की जो मिसाल कायम करने की कोशिश की जा रही है, उसी पर सवाल उठे तब जब इस पूरे गठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना तो नीतीश कुमार नजर आए ना लालू प्रसाद यादव नजर आए। कहा गया कि नीतीश कुमार दरअसल नाराज चल रहे हैं। नीतीश बाबू की नाराजगी इस बात से है कि उन्होंने ही विपक्षी एकता के सूत्रधार का काम किया, लेकिन सूत्रधार का नाम कहीं नहीं लिया जाता। उन्हें पूरी तरह से हाईजैक कर लेती है कांग्रेस। बात आगे बढ़ती है तो सफाई भी सामने आती है। नीतीश बाबू कह देते हैं ऐसा कुछ नहीं है, सब चंगासी, सूत्रधार कभी नाराज नहीं हो सकता। लेकिन सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि धुआं तभी उठता है जब आग लगी होती है। ये आग किस तरह से आगे लग सकती है? क्या जिस गलबैया के साथ ये विपक्षी एकता दिखाने की कोशिश की जा रही है, ये विपक्षी गठबंधन बना है, ये दल मिले हैं, दिल क्या 2024 तक मिले रहेंगे? और अगर ऐसी परिस्थिति बनेगी तो 2024 का अंजाम क्या होगा, आगाज से इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। 2024 के ही रण पर होगी आज रण क्षेत्र में बड़ी चर्चा। मेरे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे कुछ खास मेहमान, कराऊंगी उनसे आपका परिचय। लेकिन सबसे पहले आज की ये टीजर रिपोर्ट जो क्यों कह रही है विपक्षी एकता दलों में दे दनादन। के दंगल में बीजेपी को चारों खाने चित करने के लिए बेंगलुरु में 26 दल लामबंद हुए। सभी ने एक सुर में कहा, हाथ मिलाकर साथ लड़ेंगे। हाथ भले ही मिले हो लेकिन विपक्षी दलों के दिल नहीं मिल पा रहे। बेंगलुरु में 26 दलों की बैठक में साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस से लालू यादव नदारद थे, तेजस्वी भी नहीं दिखे, नीतीश कुमार भी नजर नहीं आए। खबरिया चैनलों पर सूत्रों के हवाले से खबर तैरने लगी कि सुशासन बाबू नाराज हैं। नाराजगी की वजह भी कई है। गठबंधन का नाम इंडिया रखने तक से लेकर विपक्षी एकता मंच को कांग्रेस के द्वारा हाईजैक करने तक पर सुशासन बाबू ने नाराजगी व्यक्त की है। इंडिया के सहारे कांग्रेस ने अब तक इस गठबंधन की अगुवाई कर रहे बिहारी नेता नीतीश कुमार को किनारे दरकिनारे कर दिया। बताया जाता है कि कांग्रेस की इस चाल से नीतीश बहुत आहत है। सुर्खियां बनने लगी तो जेडीयू अध्यक्ष लल्लन सिंह ने सामने आकर सफाई दे डाली। नीतीश कुमार जी विपक्षी एकता के सूत्रधार हैं और सूत्रधार कभी नाराज नहीं होता है। इंडिया सबों की सहमति से नाम तय हुआ। लल्लन सिंह के बयान पर सुर्खियां बन ही रही थी कि तभी सुशासन बाबू ने खुद अपने हिस्से की सफाई दे डाली। नीतीश बाबू मीडिया के सामने आए और बोले, सब चंगासी। नाराजगी की बात आ रही है कि आप नाराज होकर निकले वहाँ से। हम क्या के नाराज हो? ये बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है। बताइए तब बीजेपी का उस मीटिंग से क्या लेना देना है? आप बोलिए ना, तरह तरह की बात लोग कहते हैं। आप लोग भी यहाँ बैठे हो तो हम चले गए थे, इसलिए कोई खास बात तो है नहीं। वहाँ तो बात हो गई थी, वही उन लोगों को कहना था, वहाँ पर कहिए, कोई ऐसी खास बात नहीं। हम तो बोल ही दिए थे कि हम जब हम लोगों को निकलने के लिए। कल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं थे, लोग कह रहे कि वो नाराज होकर चले गए। आपको नाम क्या आपत्ति है इंडिया नाम पे? नहीं, कुछ नहीं। और तो मीटिंग में सब बात हुई है ना, सब तरह की बात हुई है, सारा तरफ से बात, सब लोगों का सुझाव आया और उसको लोग किया फाइनली और उसको घोषित किया गया। उसके बाद
राजनीतिक पंडित बताते हैं कि मुंबई की बैठक नीतीश कुमार की मुहिम और उनके राजनीतिक कद का लिटमस टेस्ट होगा। अगर मुंबई में भी कांग्रेस भारी पड़ जाती है तो नीतीश कुमार को राजनीतिक झटका लग सकता है। उधर बेंगलुरु में नीतीश कुमार की नाराजगी पर बीजेपी नेता चुटकी ले रहे हैं। सूत्रों की खबर और जेडीयू की सफाई के बीच एक बात तो तय है कि कहीं आग तो जरूर लगी थी, तभी धुआं भी उठा। बहरहाल अब देखने वाली बात यह है कि विपक्ष की स्पेशल 26 कब तक एकजुट रहती भी है या दलों में दनादन तेज होकर सभी की राहें जुदा जुदा हो जाती है। हेमंत श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। नीतीश कुमार जी वहां से निकले हैं तो उनको सपना में ये लगा होगा कि हम प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हों, इसलिए वो गए थे। हो सकता है इसी के लिए नाराज होकर लौटे हों। और स्वाभाविक है, जिस पार्टी का 26 सांसद होगा तो वो जरूर सोचेगा 16 वाले को क्यों मानेगा। और इस बार तो 16 वाला जो नीतीश कुमार जी की पार्टी है वो 0 पे आउट होने वाली, इसलिए नीतीश कुमार को तो मानेगा ही नहीं, हम लोग पहले से जानते हैं। देखिए, ये सब बनावटी बातें बीजेपी के खेमे से चलती है। उनकी तो ये हालत है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। वो तो सोच भी नहीं सकते थे कि सभी एक होकर बीजेपी के खिलाफ, आरएसएस के एजेंडा के खिलाफ खड़े होंगे। एक तरफ वो कहते वो है कौन, और दूसरी तरफ वो हर चीज पर इस प्रकार की तीखी टिप्पणी कर रहे हैं। उनको मालूम है कि सबसे बड़ी चैलेंज आज बीजेपी के राज के खिलाफ पैदा हुआ है। तो बिसात बीत चुकी है और कुनबे में किसके कितना दम है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इतना जरूर है कि अपने अपने तरफ के जो दावे हो रहे हैं उन दावों में दम जरूर नजर आ रहा है। आज इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए हमारे साथ जो अतिथि जुड़ रहे हैं, अब कराती हूं उनसे आपका परिचय। स्क्रीन पर लेकर आइए। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए आज हमारे साथ हैं धनंजय गिरी जी, बहुत बहुत स्वागत। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे आज अनुज आत्रे साहब, बहुत स्वागत। हमारे साथ इस वक्त जेडीयू का पक्ष रखने के लिए मनोज दास मनु जी भी जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत। और साथ ही साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट के रूप में इस पैनल में अनिल गर्ग जी थोड़ी देर में जुड़ेंगे। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। चारों के साथ इस चर्चा की शुरुआत करूंगी। तो 2024 की बिसात बिछी हुई है, एक तरफ 26 है, दूसरी तरफ 39-24 की लड़ाई बड़ी दिलचस्प हो रही है। 39 बनाम 26 में किसका कुनबा किस पर भारी हो रहा है और किसमें कितनी एकता है, इसी पर हो रही है आज की बहस। चलिए सीधे पैनलिस्ट के पास चलते हुए, और अनुज जी शुरुआत आज आपके साथ ही कर रही हूं, क्योंकि ये विपक्षी एकता जिस एजेंडे के साथ, जिस टारगेट के साथ बनाई गई है, उसमें एक ही लक्ष्य है, एक ही उद्देश्य है, मोदी को हराना है। लेकिन दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी ही इस कुनबे पर, इस गठबंधन पर बड़ा प्रहार कर रहे हैं। कह रहे हैं ये मिशन नहीं, ये तो मजबूरी का गठबंधन है। आपकी पहली प्रतिक्रिया? देखिए, मजबूरी नहीं, ये मजबूत गठबंधन है, जिसकी वजह से आज एनडीए का जो है पुनर्गठन हो रहा है। अगर ये मजबूत गठबंधन नहीं होता और ये मजबूर गठबंधन होता तो जो 9 सालों से ठंडे बस्ते में एनडीए को डाल दिया गया था, केवल भाजपा और एक अकेला सब पर भारी जो चल रहा था, आज 38 बैसाखियों के सहारे कल वहां पर अशोका होटल में दिल्ली में तस्वीरें नहीं आती। लेकिन जिस तरह से सबको मालूम है कि ये जो 26 दलों का जो एक जुड़ाव, जो एक जनता के एक समर्थन से सब लोग जीत करके आ रहे हैं, और बहुत भारी भरकम राजनीतिक दलों का जो एक गठबंधन इंडिया जो सामने आया है, ये व्यक्ति विशेष को जो ये तानाशाही जो एटीट्यूड देश में चल रहा है उसको निश्चित तौर पे हटाने के साथ साथ इंडिया को मजबूत करने के लिए भी इंडिया गठबंधन बना है। देश में से जो आपसी जो हमारा विचार में जो जहर घोल दिया गया है, जो देश की अर्थव्यवस्था पर प्रहार कर दिया गया है, जो देश को गरीबी की तरफ धकेल दिया गया है, जो देश में बेरोजगारी बढ़ा दी गई है, जो अमृत काल का वायदा करके और मित्र काल को बढ़ावा दे रहे हैं, आज उन लोगों को विदाई के लिए ये इंडिया मजबूती से देश के सामने आया है। और इंडिया को मजबूत होगा तो इंडिया मजबूत होगा। लेकिन अनुज जी, सवाल ये है कि ठीक है, नाम
इंडिया रख लेने से वो मजबूती क्या नजर आ पाएगी जिस मजबूती की अपेक्षा आप भी कर रहे हैं, विपक्षी दल जितने भी हैं वो सभी कर रहे हैं? क्योंकि देखिए परिस्थितियां क्या कह रही हैं, आपके साथ वो शामिल हैं जो अपने अपने प्रदेश में एक दूसरे पर किस तरह से चीटाकशी करते हैं। आपकी मीटिंग खत्म होती नहीं, बंगाल से जो प्रतिक्रिया आई है वो आप भी जानते हैं। अभी आज सुबह की ही बात है, महाराष्ट्र विधानसभा में सपा के नेता अबू आजमी कहते हैं कि जी हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे क्योंकि हम वंदे मातरम हमारे धर्म में अलाउ नहीं करता है। तो जब ऐसे बोलने वालों क्या गठबंधन बन रहा हो तो क्या इंडिया का जो पर्सपेक्टिव आप रखने की कोशिश कर रहे हैं देश के सामने वो पूरा हो पाएगा? क्योंकि इस गठबंधन में तो वो भी हैं जो कहते थे तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं रहेगा, कश्मीर के मसले पर पाकिस्तान को ले आइए, वंदे मातरम बोलने से परहेज करते हैं, शरिया कानून लाने की भी सबका भी समर्थन कर चुके हैं, कुछ ऐसी पार्टियां हैं। तो कैसे पर्सपेक्टिव जो है उसे क्लियर कर पाएंगे आप? देखिए, आपने समाजवादी पार्टी की किसी एक नेता के बयान को आप यहाँ कोट करके अगर आप कहें कि पूरी समाजवादी पार्टी की विचारधारा है तो मुझे लगता है गलत। नहीं सर, देखिए वो एक नेता खाली नहीं है ना, सदन में अगर अपनी पार्टी का प्रतिनिधित्व करने वाले वो विधायक हैं अबू आजमी, छोटे नेता नहीं है। मेरी बात पूरी करने दीजिए। देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान अखिलेश यादव जी दोनों बैठकों में मौजूद रहे और उनकी क्या विचारधारा है ये समाजवादी पार्टी बताएगी। समाजवादी पार्टी दर्शाती है किस तरह से मजबूती से उत्तर प्रदेश में इन फिरका परस्ती ताकतों को बाहर किया जाएगा। लेकिन जो आपने तमाम अलायंस की बात की है कि कैसे एक साथ आएंगे, देखिए ये तो सब साथ आ रहे हैं। ये छोटी मोटी वाद विवाद है वो संवाद से दूर हो जाएगा। बंगाल में अगर लेफ्ट और टीएमसी के साथ किसी तरह की कोई समस्या है तो वो टेबल पे साथ बैठ रहे हैं और टेबल पर खुले मन से साथ आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं समस्याएं सुलझाने के लिए आ रहे हैं। लेकिन हमारे अलायंस इस तरह से नहीं है कि जैसे पार्टियों में तोड़ कराई, एक ही दल में दो दल बना दिए। रामविलास पासवान जी की लोक जनशक्ति पार्टी का चाचा की एक अलग पार्टी बना दी, बेटे की अलग पार्टी बना दी और दोनों एक ही दल के दो नाम दे दिए, तो उसको बता दिए एनडीए का कुंभा बढ़ गया। शिवसेना के चोरी से पार्टी चुरा दी है, पार्टी के तोड़ करा दी, चोरी से उसके जो है विधायक चुरा लिए और उसको नाम दे दिया कि शिवसेना हमारे साथ आ गई। यही हाल एनसीपी का किया। एनसीपी का अजीत पवार को 2 दिन पहले टुकड़े करके पार्टियों को जोड़ा जा रहा है और कहा जा रहा है बढ़ाया जा रहा है। लेकिन अकेली बीजेपी की अगर बात कर ले तो अकेले बीजेपी के पास भी 2019 में 303 नंबर्स थे, ये भी देखना होगा। धनंजय जी, काउंटर आंसर जल्दी से जी का, फिर आगे। लेकिन अब नहीं आ रहे हैं, अब गठबंधन को भी नहीं आ रहे हैं। ये 38 में से 22 दल इनके ऐसे हैं कि जिनके एक 2 सांसद हैं और कईयों के तो हैं भी नहीं सांसद। आज इस हालात पर पहुंच गई है भारतीय जनता पार्टी जो कहते थे एक अकेला सब पर भारी। तो देश ये भी हालात देख रहा है कि कैसे घुटनों पर आ गए हैं, क्योंकि अब सत्ता जमीन से खिसकती हुई दिखाई दे रही है और घुटनों के बल आना पड़ेगा। जिस तरह से आपने पूरे देश में इन 9 सालों में जो है लगातार जो है अपनी आपने मेरा नाम लिया और हमारे को पहले बोल लीजिए आप का सम्मान करते हैं और जब नाम का लिया जाए वही बोले तो मेरे ख्याल से अच्छा हो। हाँ ठीक है, धनंजय जी जवाब दीजिए, काउंटर आंसर दीजिए। देखिए लावणी जी, कांग्रेस तभी विलम्ब होती है जब विपक्ष में होती है। हम तो सरकार में रहकर भी दम से दूर हैं। हमारे लिए कनिष्ठ क्या और वरिष्ठ क्या, एक बार दोस्त कह दिया तो खूबियां क्या खामियां क्या। हम लक्ष्य को साधने के लिए डिटेल हुआ जा सकता है पर डिविएट नहीं किया। हमने लक्ष्य से डिविएट कभी नहीं हुआ। चोरी छुपते का कोई लक्ष्य नहीं। हम राष्ट्र परंपरा तक ले जाना चाहते हैं और इसके लिए जो कुछ करना पड़ेगा हम करेंगे। आज की डेट पे जो स्थिति है, हमारे साथी पैनलिस्ट कह रहे थे कि छोटी मोटी बात है, भारत माता का अपमान करना, भारतीयता का अपमान करना, वंदे मातरम पर नहीं खड़ा होना, ये छोटी मोटी बात है। और जब इस तरह की मानसिकता, इस तरह की विचारधारा के लोग, कांग्रेस पार्टी ने खुद 2007 में सालकटरा स्टेडियम में अपना सेमिनार किया था और उसमें प्रस्ताव पास किया था, लेकिन डीएमके ने राजीव गांधी के हत्यारों का महिमा मंडन किया। ये बहुत ही गलत किया और आज डीएमके के साथ मंच कर साझा कर रहे हैं, ये छोटी मोटी बात। और कांग्रेस पार्टी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर से कहा था कि नहीं, लेकिन धनंजय जी छोटी मोटी बात नहीं है। नहीं, मैं प्रश्न में भी जोड़ देती हूँ, उसका जवाब साथ में दे दीजिएगा। ये छोटी मोटी आप बात कह रहे हैं, लेकिन सत्य तो ये भी है कि जिस तरीके से ये अलायंस हो रहा है, इसे अगर आप हल्के में लेते हैं तो आप विपक्ष को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, क्योंकि कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में बहुत बारीक लाइन होती है साहब। कर्नाटक और हिमाचल का उदाहरण बार बार दिया जा रहा है। जरा ये ठीक है, जवाब दीजिए। मैं इस देश की जनता को सामने सर झुका कर और जनता को हाजिर नाजिर मान के आपको दावे से कह रहा हूं
2014 में जो हमारी बहुमत आई थी 19 में उससे बड़ी आई है और 24 में उससे भी बड़ी मैंडेट हमारे पास आई थी। क्यों? क्योंकि अब इस बात को लेट मी कंप्लीट, कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल से ट्वीट हुआ कि मनीष सिसोदिया जेल के केजरीवाल को जेल जाना चाहिए। ये छोटी मोटी बात है। केजरीवाल ने कहा कि कांग्रेस और करप्शन एक दूसरे के पर्याय है, ये छोटी मोटी बात। केजरीवाल ने कहा कि सोनिया गांधी को जेल जाना चाहिए, ये छोटी मोटी बात है। ये छोटी मोटी बातों को लेकर के कांग्रेस मोटे मोटे गठबंधन बनाने चली है। ये सारे वो लोग हैं जिनका जन्म ही कांग्रेस के खिलाफ हुआ और देश के संविधान से देश के संविधान को बचाने के लिए नहीं। साहब, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया धनंजय जी, मेरे सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए, विपक्षी एकता हो रही है, ठीक है, बेमेल गठबंधन इसे कहा जा रहा है, लेकिन आज की तारीख में ये गठबंधन बन चुका है और आपके लिए चुनौती है। वो नीतीश कुमार जिनके साथ मिलकर आपने 2019 में 39 सीटें जीती थी, आज वो नीतीश कुमार आपके साथ नहीं है, वो इस विपक्षी गठबंधन के साथ है। नीतीश जी का जो 16 सिंगार है, जो 16 सांसद है, वो नरेंद्र मोदी जी के लिए हुए, नरेंद्र मोदी जी के दिए हुए हैं, नरेंद्र मोदी जी के नाम पर जीते हुए 16 सिंगार, उनको 16 सांसद जो है। अब तो आपके साथ नहीं है ना, लेकिन अब तो आपके साथ नहीं होंगे ना साहब, लेकिन अब तो आपके साथ नहीं होंगे ना, यही तो मेरा प्रश्न है। लालू जी उसी को सुनी ना, जब वो अकेले चुनाव लड़े थे उनकी 2 सीटें आई और वो इस पर 2 भी नहीं आई। विपक्ष बिहार में नीतीश कुमार को पलटू राम और दिल्ली में केजरीवाल को पलटू राम, ये 2 पलटू राम को लेकर के जिस तरह से इन्होंने गठबंधन बनाया है, कि दोनों में कौन बड़ा पलटू राम, ये तय करना बहुत बड़ा काम है। ठीक है, आप पलटू राम कह रहे हैं, लेकिन देखिए कई बार रिजल्ट भी पलट जाता है, इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में बहुत बारीक लाइन होती है। मनोज दास जी, आपके पास आ रही हूँ। देखिए, ये जैसे ही मीटिंग खत्म हुई और ये कहा जाने लगा कि भाई नीतीश बाबू तो नाराज हो गए, अब सफाई उन्होंने दे डाली है जरूर कि नहीं, नाराजगी नहीं थी, सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन यह भी सत्य है कि धुआं तभी उठता है जब कहीं आग लगी होती है। क्या उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं आप लोग इस गठबंधन से? देखिए, उम्मीद क्या लगाना है, गठबंधन हमारा है तो हम लोगों को उम्मीद क्या लगाना है। जिस हिसाब से गठबंधन बना है, जो बन रहा है वह चल रहा है, उसमें कोई धुआं नहीं लगा है, ये धुआं उड़ाने का काम। गठबंधन बन गया, आप लोगों का गठबंधन है, लेकिन नीतीश बाबू ने कुछ तो उम्मीद लगाई थी ना। उस संयोजक, जिस तरीके से विपक्षी एकता के सूत्रधार वो बन रहे थे, बिहार पटना में हमने तस्वीरें देखी, अब बेंगलुरु में तस्वीरें आ गई। नहीं, ये किसने कहा था कि नीतीश कुमार जी लगे हुए हैं कि हमको संयोजक बना दिया जाए? ये तो भाजपा पोषित जो प्रेस मीडिया है उनके द्वारा ये चलाया गया है। हमारे जदयू के तरफ से किसी ने नहीं कहा है कि नीतीश को। मतलब आप लोग नहीं चाहते कि नीतीश बाबू को संयोजक बनाया जाए, कोई भी हो जाए? शायद मनोज जी से हमारा संपर्क टूटा है, मैं दोबारा मनोज जी के पास जाऊंगी। अनुज जी, मैं आपके पास सीधे मनोज जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मनोज जी सुन पा रहे हैं क्या मुझे? शायद नहीं, मनोज जी अब तक आवाज नहीं पहुंच रही है। अनुज जी, आपके पास आ रही हूँ। देखिए, प्रैक्टिकलिटी, प्रधानमंत्री बनने या मनोज जी, मैं आपको रोक रही हूँ क्योंकि आपका फ्रेम उल्टा हो गया। सर, थोड़ा फ्रेम सही करा लेते हैं, जरा अनुज जी के पास जाने दीजिए। पहले प्लीज मनोज जी का फ्रेम ठीक करवाइए। मनोज जी, उनको गिरना है। हाँ बोलिए सर, आवाज नहीं आ रही थी। मनोज जी, आपकी आवाज नहीं आ रही थी, इसलिए मैं अनुज जी के पास आई थी। आप अपनी बात कंप्लीट कर दीजिए। मैं इसीलिए कर रहा था। अभी आपके भाजपा के साथी बोल रहे थे कि 2000 में नीतीश जी को 2 सीट आया, 14 में तो नरेंद्र मोदी सबसे ऊर्ज पर थे, उनके जैसा ऊर्ज पर कोई नहीं था। उसके बाद से वो बेईमान हुए हैं। 2014 में 9 सीट संभवतः विपक्ष बिहार में अकेले लड़के इनसे छीन ली थी कुंभा में। और ये जो बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी इनके साथ थे इसीलिए इनका सीट बढ़ा है, तो 2015 में तो नरेंद्र मोदी इनके साथ थे, हम लोग तो इनके साथ नहीं थे। जितने अभी गामा पहलवान रामविलास जी को, जीतन राम मांझी जी को, उपेंद्र कुशवाहा जी को, जिसको पहले लात मारे फिर अपने पास लाए, तो उन लोगों को तो 2015 में इनके साथ बिहार में थे।
साहब ये तो फिर आपके कुंभ में भी देखा गया है ना, आरजेडी और जेडीयू मिलकर सरकार चला रही है, किस तरह से पानी पी पी कर कोसा। ये तो देखिए राजनीति में ये तस्वीरें बड़ी आम सी हो चुकी है। लेकिन मेरा प्रश्न सुनिए मनु जी पूछ रही हूँ, लेकिन मेरा प्रश्न सुन लीजिए। नहीं आप इनसे पूछिए। हाँ पूछ 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा किया था कि नहीं? अच्छा ठीक है, इसका जवाब तो वो लेती हूँ मैं धनंजय जी से। धनंजय जी इसका जवाब देंगे, लेकिन जरा ये बता दीजिए 40 में से कितनी सीटें देंगे आप कांग्रेस को अपने राज्य में, ये बता दीजिए, क्योंकि सीट शेयरिंग को लेकर बड़ी चर्चा हो रही है। कितने सीट देंगे नहीं देंगे ये हम आपको क्यों बता दें? अरे साहब ये तो पब्लिक करना पड़ेगा ना सर। नहीं आप हमको मुझे मत बताइए, देश के सामने तो रखेंगे ना। मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे नहीं पूछ रही हूँ, मैं तो जो देश जानना चाहता है वो आपसे पूछ रही हूँ। अभी क्योंकि आप लोग क्लियर नहीं है इसलिए आप खुलकर बोल नहीं पा रहे। धनंजय जी जल्दी से काउंटर जवाब, धनंजय जी काउंटर जवाब, फिर मैं जी कौन जानना चाह रहा है कि कांग्रेस को कितनी सीट मिलेगा? अरे सर देश जानना चाह रहा है। ये तो बीजेपी से भी पूछने ही वाली थी मैं कि किसको कितनी सीटें दे रहे हैं, ये मैं उनसे भी पूछती। आपसे पूछा तो उनसे भी पूछूंगी। बहरहाल पहले एक काउंटर जवाब ले लीजिए। धनंजय जी जल्दी से जवाब दीजिए। धनंजय जी जवाब, ये हमारे यहाँ हो या उनके यहाँ हो। अच्छा ठीक है मनोज जी जवाब दे रहे हैं। होगी लावणी जी। ठीक कोई आदमी इसको नहीं बोल सकते हैं कि हम उनको इतना सीट देंगे। प्रेस मीडिया वाले इसको बोल सकते हैं, लेकिन सीट की घोषणा चाहे अच्छा ठीक है मुंबई में होगी, चलिए मान लेते हैं मुंबई में सब तय हो जाएगा। जल्दी से धनंजय जी काउंटर जवाब, फिर मैं अनुज जी के पास जाऊंगी। अनिल जी भी हमारे साथ फोन लाइन पर। लावणी जी, नीतीश कुमार बिहार के वो पॉलिटिशियन है जिन्होंने मुखिया, सरपंच, वार्ड पार्षद, जिला पार्षद, प्रमुख, एमएलए, एमएलसी, एमपी कोई चुनाव अपने बल से नहीं लड़ा। वो हमेशा बैसाखियों के सहारे चलने वाले राजनीतिज्ञ हैं। और नीतीश कुमार बिहार में कहीं से कोई चुनौती है ही नहीं। हमारी सीधी लड़ाई लालू यादव से है बिहार में, और जो सीधे भाजपा और लालू यादव के बीच की लड़ाई है। नीतीश कुमार कोई फैक्टर है नहीं, कहीं कोई गिनती में नहीं है, कहीं उनका कोई वजूद नहीं, कोई कुछ भी नहीं है। नीतीश कुमार परिस्थिति जन्य व्यक्ति है। और अगले 16 वालों से आपकी पार्टी नहीं लड़ाई नहीं है, शून्य वालों से आपकी लड़ाई है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। 2019 में 16 जेडीयू के खाते में 16 सीटें गई थी, और आरजेडी की अगर बात करें तो शून्य थी। आप कह रहे हैं शून्य वालों से लड़ाई है, 16 वालों से लड़ाई है, मुझे क्लियर नहीं हो रहा, थोड़ा क्लियर कीजिए। देखिए 16 सीटें उनको हमारे कारण जीते, वो हमारी सीटें हैं, हमारे नाम पर जीते हुए सांसद हैं, हमारे नेता के चेहरे पर जीते हुए। आदरणीय नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनना था, और उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए बिहार की जनता ने हमें वोट दिया। वो हमारी सीटें हैं, भले सिंपल उनका हो। यानी बीजेपी के पास अनुज जी एक बात तो क्लियर है कि बीजेपी का टारगेट, एजेंडा और नेता तीनों क्लियर हैं, लेकिन विपक्षी एकता जिसे नाम इंडिया दिया जा रहा है उसमें एजेंडा और टारगेट तो आप लोगों ने सेट कर लिया है, लेकिन नेता नहीं सेट हो पा रहा है। क्या कंफ्यूजन नहीं रहेगा लोगों के बीच में अनुज जी? 26 अनुज जी की आवाज प्लीज। जी अनुज जी प्लीज फिर से कंटिन्यू कीजिए। अनुज जी क्या मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है सर, बिल्कुल आ रही है। देखिए यहाँ हमारे यहाँ जो ये अलायंस बना है इंडिया नाम से, ये कोई एकमेव नेता वाला कोई अलायंस नहीं है। वन मैन शो टू मैन आर्मी नहीं है। यहाँ 26 दलों के नेता अगर बैठे हैं तो 26 चेहरे हैं, और 26 सशक्त नेता हैं हमारे पास जो अपने अपने क्षेत्र में जो है बहुत मजबूती से इस देश को नेतृत्व प्रदान कर सकते हैं। और सारे दल इस समय ओपन माइंड होकर के बैठ रहे हैं। कोई भी अपना निजी स्वार्थ लेकर के नहीं चल रहा, कोई भी अपना नाम आगे नहीं बढ़ा करके चल रहा, कोई भी प्रधानमंत्री तो आगे आने लगा ना। आज ही देख लीजिए आपने स्वागत राय ने क्या कह दिया, आज ही नाम सामने आ गया। ममता बनर्जी का नाम तो टीएमसी आपने आगे कर ही रही है। देखिए अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है, ये तो एक नाम आया, अभी तो धीरे धीरे बहुत सारे नामों के लिए पीछे से बैकअप आता रहेगा। क्या करेंगे फिर ऐसे समय में अनुज जी? देखिए कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ताओं की सब हर पार्टी के कार्यकर्ता की इच्छा रहेगी कि हमारी पार्टी का नेता देश का प्रधानमंत्री बने। मेरी इच्छा है कि मेरी पार्टी का ही नेता प्रधानमंत्री बने, लेकिन तय आपस में नेता बैठ के करेंगे, तय आपस में अलायंस बैठ करके करेगा। और जो प्रधानमंत्री पद के दावेदार हो सकते हैं, जो संभावित जो उस चीज के लिए सक्षम है, वो अपना नाम आगे नहीं पा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें देश चलाना है पहले, और इस देश से ये जो तानाशाही ताकतें चल रही हैं, जिस तरह से देश में दमनकारी ताकतें चल रही हैं, जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग चल रहा है, अनुज जी आप तो उनको बाहर का रास्ता दिखा करके प्रधानमंत्री पद इस समय महत्वपूर्ण नहीं है। इंटेलेक्चुअल मेंबर समझती हूँ, आप बहुत आसानी से इस बात को समझ सकते हैं। हमारे यहाँ ना ये एक मनोविज्ञान होता है कि जो दिखता है ना वो बिकता है।
भारतीय जनता पार्टी के सामने उन्होंने वो मनोविज्ञान पूर्ण कर रखा है, जो दिख रहा है वो बिकेगा। यहाँ पर दिखेगा क्या, ये कंफ्यूजन है, इसलिए मैं ये सवाल पूछ रही हूँ आपसे। दिखना और कंफ्यूजन का जवाब मैं आपको हाँ बिल्कुल, फिर मैं अनिल जी के पास जाऊंगी। दिख ये रहा है कि रातों रात ओम प्रकाश राजभर को दोबारा से कुनबे में शामिल कराया जाता है। वो ओम प्रकाश राजभर जिनके साथ मुख्तार अंसारी का बेटा विधायक अब्बास अंसारी भी एनडीए में शामिल हो गया है। ये वही मुख्तार अंसारी है जो कल तक जिसकी जान के पीछे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते थे मिट्टी में मिला देंगे, और कभी भी ऐसा लग रहा था कि कभी भी उनका एनकाउंटर हो सकता है। लेकिन जैसे ही ओपी राजभर जी देश के गृह मंत्री जी से मुलाकात करते हैं, एनडीए में शामिल होते हैं, अगले दिन ही उनके बेटे को, जिसकी हाई कोर्ट में रिजेक्ट करी थी बेल, कल ही सुप्रीम कोर्ट से उसको राहत मिलकर के उसको जमानत हो जाती है। तो ये दिख रहा है देश की जनता देख के कि क्या देश की जनता को दिया जा रहा है, किस तरह की बौखलाहट है। आप हमारे इंडिया में कंफ्यूजन की बात करें, इंडिया में कोई कंफ्यूजन नहीं है, कंफ्यूजन एनडीए में है। कंफ्यूजन ये बताइए जो चिराग पासवान और पारसनाथ पासवान बोल रहे हैं कि विपक्ष के इंडिया में कोई कंफ्यूजन नहीं, बीजेपी के एनडीए में कंफ्यूजन है। ठीक है, अनिल गर्ग साहब फोन लाइन पर मेरे साथ हैं इस वक्त। शायद अनिल जी आवाज आ रही है आपको? आई एम सॉरी आपको लास्ट में ले रही हूँ जी, आई एम सॉरी आपको लास्ट में ले रही हूँ, लेकिन क्योंकि आवाज की कुछ प्रॉब्लम थी। ये जो विपक्ष का इंडिया बनाम बीजेपी का एनडीए, ये परिस्थिति जो है किसके लिए ज्यादा क्लैरिटी नजर आ रही है? देखिए, विपक्ष ने नाम रखा इंडिया, और मुझे लगता है इंडिया कोई स्वाभाविक नाम नहीं रखा गया। इन्होंने नाम पहले तय किया और फिर इसका फुल मीनिंग क्या हो सकता है उसको जोड़ा। आप कभी भी अमीर दास नाम रख के बहुत ज्यादा पैसे वाले तो नहीं बन सकते। ये क्यों रखा मुझे मालूम नहीं। बात आई है कि एनडीए ज्यादा भारी है या विपक्ष का जो गठ बना है ये ज्यादा भारी है। देखिए, आप भी अपनी रिपोर्ट में कह रही थी कि एनडीए के पास विजन है, एनडीए के पास नेता है, एनडीए के पास आगे बताने के लिए कि वो क्या करने वाले हैं एक लंबा चौड़ा 2047 तक का विजन है, और पीछे 9 साल में और 10 साल में जब तो चुनाव आएगा वो बता सकते हैं कि हमने क्या क्या किया। अब आते हैं कि विपक्षी दल पर, इनके पास एक ही कुछ कहना है कि मोदी जी दमनकारी है, इनको हटाना है। आप चेहरे की बात कर रही थी, आपने जो सवाल किया उसमें मैं उत्तर देना चाहता हूँ। अनूप जी जिससे बच रहे थे, इनके पास एक चेहरे नहीं, इनके पास चेहरों की कोई कमी ही नहीं है। दिक्कत यहाँ है, दिक्कत ये है कि पहले आपको याद होगा केसीआर ने भी ये आंदोलन चलाया था और सब लोगों से मिले थे। जब उनको लगा कि उनको कोई नेता नहीं माना तो पीछे हट गए। बाद में नीतीश जी ने किया, आज ममता जी का नाम आया। दिक्कत क्या है, ये सारे चाहते तो है एक होना, लेकिन चाहते एक हमारे नाम पे हो, यानी खुद के नाम पे हो, और कोई किसी दूसरे का नाम आता तो फिर ये नाम छोड़ने लगते हैं, अपने अपने राज्य में कहते हैं हम उसको दूसरे को जगह नहीं देंगे। तो इनके पास अंतर्द्वंद बहुत सारे हैं, अभी छोटा मोटा अंतर्द्वंद नहीं है। और जब भी ये असेंबली की बात करते हैं तो एक दूसरे के खिलाफ इतना छींटाकशी करते हैं कि वो टीएमसी और कांग्रेस वेस्ट बंगाल में हो, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दिल्ली और पंजाब में हो, ऐसी अन्य पार्टियां अपने अपने राज्य में क्षेत्रीय सतत कांग्रेस को कोई जगह नहीं देना चाहते। महत्वाकांक्षा और चाहत तो बहुत ज्यादा है, लेकिन सवाल यहाँ पर देश का है, सवाल लोकतंत्र का है। धनंजय गिरी जी, सबसे महत्वपूर्ण, कल से मॉनसून सत्र की शुरुआत भी होने वाली है। एक तरफ विपक्षी एकता इंडिया के नाम से आपके सामने खड़ी है 2024 के लिए, और फिर अभी मॉनसून सत्र में भी आप लोग 31 बिल लाना चाहते हैं जिसमें यूसीसी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिहाज से। लेकिन इसी यूसीसी पर आपको अभी एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी है सदन के अंदर, तैयार है? देश की जनता की देवी ताकत से हम खड़े, और इस देश की जनता का कोटिशा धन्यवाद है जिन्हें नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास है। इस देश की जनता जानती है कि कौन प्राणों की वर्तिका बनाकर उनके लिए कौन 24 घंटा अग्नि सेवा में आठों पर देश की जनता के लिए तैयारी कर 9 साल बेमिसाल 2045 तक का रोड मैप तैयार। दूसरी तरफ न नीति है न सिद्धांत, और सारी तैयारी क्या है? देश के संविधान को नहीं बचाना है, देश के संविधान से खुद को बचाना है, क्योंकि मैक्सिमम लोग या तो बेल पर है या जेल पर है या जेल के गेट पर। अनुज जी, देश में संविधान नहीं बचाना, संविधान से स्वयं को बचाना है। जल्दी से कमेंट कर दीजिए, जल्दी से, फिर मैं समाप्त करती हूँ। अनुज जी, संविधान नहीं बचाना, संविधान से स्वयं को बचाना है, धनंजय जी कह रहे हैं। तो इनकी सोच है कि इनको संविधान नहीं बचाना है, संविधान को नष्ट करने पे तुले हुए हैं। संविधान की मूल भावना को इन्होंने तबाह करने का काम किया है। 9 वर्षों में कितने ऐसे उदाहरण है कि देश के लोकतंत्र को इन्होंने मर्यादाओं को तार किया है, और लोकतंत्र को, श्रीमान जी भाषण देने से जरा काम नहीं चलता, सुन लीजिए क्या करके बोलिए। ये वो लोग हैं जिनके 9 वर्षों के शासन में बार बार देखा गया किस तरह से लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई गई हैं,
ये वो लोग हैं जिन्होंने संवैधानिक संस्थाओं को कैसे उपयोग करके सरकारें गिराई हैं और अपने पक्ष में सरकारें बनाई हैं। तो वो लोग हैं जो राजभवन, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का जिस तरह से अपने पक्ष में सदुपयोग किया जाए, ये वो लोग हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा इस देश में 90% अगर जी ये बड़ा आसान है, आप उन पर आरोप लगाइए, वो आप पर आरोप लगाए, लेकिन जनता का जो लिटमस टेस्ट होगा वो बहुत स्वाभाविक और प्रैक्टिकल होगा। इसलिए प्रैक्टिकल कौन सा गठबंधन है, उसकी क्रेडिबिलिटी कितनी इंपॉर्टेंस रखती है, ये जनता जनार्दन इसका आकलन करेगी। आप दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाते रहिए, एक तरफ 39 एक तरफ 26, लेकिन जनता को तय करना है 39 बारी या 26। इसलिए लिटमस टेस्ट के लिए आप लोग कम से कम तैयार रहिए। थैंक यू सो मच। समय की कुछ सीमाएं, इसलिए चर्चा ये खत्म कर रही हूँ। लेकिन 2024 को लेकर जिस तरीके से ये गठबंधन आगे बढ़ा है, चाहे वो विपक्ष का गठबंधन हो या फिर एनडीए का गठबंधन हो, जो परिस्थिति बनी हुई है वो परिस्थिति बता रही है कि आगाज कितना दिलचस्प होने वाला है। यहां पर एक दूसरे पर छीटाकशी हो रही है। एक तरफ एक ऐसा गठबंधन है जिसमें टारगेट, एजेंडा, लक्ष्य, उद्देश्य और नेता सब कुछ क्लियर है। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा लेकर आगे बढ़ रहे हैं। दूसरे तरफ एक ऐसा गठबंधन है जो ये कहते हैं जिनका लक्ष्य, उद्देश्य, टारगेट और एजेंडा मोदी को हटाना है, लेकिन हटाएंगे किस चेहरे के आधार पर यह अभी तक तय नहीं है। इसलिए जरूरी हो जाता है कि आकलन चेहरों पर होना चाहिए। महत्वाकांक्षाएं हैं, लेकिन महत्वाकांक्षाओं के ऊपर लोकतंत्र होता है, और इस लोकतंत्र की इस बिसात में कौन किस तरह से अपने आप को आकलित करके परिस्थिति को समझकर आगे बढ़ता है, यही देखना बहुत दिलचस्प होगा 2024 के लिए। अभी की आज की चर्चा में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।